बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले हम सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास है एक क्लोज सरफेस और इस क्लोज सरफेस के सेंटर में यहाँ पर हमने रख दिया एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से बाहर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करें। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, और डॉट ख़त्म करें तो फार्मूला आ जाता है ई ए और कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूला से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन इस फार्मूले के अंदर कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो दिया गया एरिया ए है, इस एरिया का होना चाहिए फ्लैट, इसको बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें फ़ुटबॉल के अंदर ये एरिया बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि ये स्फेरिकल शेप के अंदर है। तो फ़ुटबॉल का वर्ड सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करना है, जो कि यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। फिर इसका तरीका ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि एक फ़ुटबॉल है और फ़ुटबॉल कभी आपने देखा हो तो आप देखेंगे कि फ़ुटबॉल जब बनता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे पीस फ़ुटबॉल के आपस में सिलाई कर दिए जाते हैं, उनसे पूरा फ़ुटबॉल बन जाता है। अब पूरा फ़ुटबॉल तो गोल होता है, लेकिन पूरे फ़ुटबॉल का वो जो छोटा सा एक पीस है जिससे फ़ुटबॉल बना है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो आप कहेंगे कि हमारे पास वो जो फ्लैट एरिया है फ़ुटबॉल का एक पीस का, ये वाला फार्मूला इस फ्लैट एरिया के ऊपर तो लग सकता है लेकिन पूरे फ़ुटबॉल के ऊपर नहीं लग सकता। वजह क्योंकि पूरा फ़ुटबॉल तो गोल है, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है फ़ुटबॉल का ये फ्लैट है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ये हमारे पास फ्लैट एरिया है फ़ुटबॉल का। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि किसी भी एरिया का हमेशा हमारे पास एक वेक्टर एरिया भी होता है। ठीक है, वो वेक्टर एरिया कहाँ पर होता है? वो उस एरिया के ऊपर 90 के एंगल पर होता है। तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया होता है किसी भी एरिया का। अब ये फ़ुटबॉल का छोटा सा पीस है, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा? एक एरिया होगा, वो हमारे पास वेक्टर एरिया होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास डेल्टा ए, ये हमारे पास है एक वेक्टर एरिया। इस फ़ुटबॉल के छोटे से पीस का वेक्टर एरिया है। डेल्टा साथ में इसलिए लगाया है कि पूरे फ़ुटबॉल का एरिया ए है और एक छोटे से पीस का है जो एरिया है वो डेल्टा ए है, यानी कि स्मॉल पार्ट जो है इसका फ़ुटबॉल का है उसका डेल्टा ए एरिया है। ये पहला पार्ट है, ऐसे कि दूसरा पार्ट होगा, ऐसे को तीसरा पार्ट है, ऐसे ही इसके n पार्ट्स हो सकते हैं। n का मतलब है कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 300, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से क्या हो रही है? बाहर की डायरेक्शन में आउटवर्ड बाहर निकल रही है। यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? यहाँ पर भी निकल रही है। अब यहाँ पर आप देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं। और मैथ का है कि हमें पता है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आए तो एंगल उनके दरमियान बना करता है 0 डिग्री का। तो इस पहले फ्लैट एरिया के अंदर से आने वाला जो फ्लक्स है वो होगा φ1, ये बराबर होगा हमारे पास E1 डेल्टा A1 और कॉस ऑफ 0 डिग्री। और कॉस 0 किसके बराबर का हुआ करता है? 1 के बराबर का होता है, वो भी हम बाद में कर लेते हैं। ऐसे ही पहले का आप ऐसा लिख रहे हैं, सिमिलरली जो हमारे पास दूसरे का होगा वो होगा E2 डेल्टा A2 और कॉस ऑफ थीटा, इनका कॉस ऑफ 0 डिग्री दूसरे के लिए भी होगा। ऐसे ही हर एक के लिए फार्मूला बनता जाएगा अप टू 100 ऑन जो एंड वाला होगा n वाला, उसके लिए होगा En डेल्टा An और कॉस ऑफ 0। अब आप ऐसा करेंगे, आपने अगर इस पूरे फ़ुटबॉल का टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें पता है कि छोटे छोटे पीसीस का जितना भी फ्लक्स है वो सारा जमा कर लें तो छोटे छोटे पीस मिलके पूरा फ़ुटबॉल बनाते हैं। तो छोटे पीसीस का टोटल फ्लक्स बराबर होगा पूरे फ़ुटबॉल का या पूरे स्फीयर का या पूरी इस क्लोज
अब हम फाइंड करने लगे हैं टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स बराबर होगा फाई, वो होगा पहले पार्ट का फ्लक्स जमा दूसरे पार्ट का फ्लक्स जमा तीसरे का फ्लक्स अप टू सो ऑन और लास्ट पार्ट का फ्लक्स। तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा, पहले का है E1 डेल्टा A1 और कॉज ऑफ 0 डिग्री, दूसरे का है E2 डेल्टा A2 और कॉज ऑफ 0 डिग्री अप टू सो ऑन EN और डेल्टा AN और कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 सबका 1 होता है, जैसे कि हमें पता है मैथ के अंदर कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर का हुआ करता है, उसे हम 1 पुट कर देंगे। दूसरी बात देखें, सेंटर में Q है और E का फार्मूला हुआ करता है KQ/R का स्क्वायर। अब Q जो है वो सेंटर में सिर्फ एक है, इसका मतलब है हर एक E1 हर एक E2 हर एक E3 के लिए जो Q होगा वो सेंटर में एक ही Q है। तो फिर ठीक है, K सब के लिए कांस्टेंट है वो तो रहेगा और R जो है वो डिस्टेंस है। जब हमारे पास ये जो स्फेरिकल शेप है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक के हर पॉइंट का फासला सेम होता है, यानी कि हर एक E के अंदर आने वाला Q भी सेम है, K भी सेम है, R भी सेम है। तो फिर इसका मतलब है हर एक जो E है उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फिर हम लिखेंगे कि यहाँ जो शेप है उसकी सिमेट्री की वजह से E1 बराबर होता है E2, ये बराबर है E3 अप टू सो ऑन, ये बराबर हैं EN और ये सारे बराबर हैं E के, और ये सारा जो E बराबर होता है वो हुआ करता है KQ/R स्क्वायर के, और K की वैल्यू हमने लिखी हुई है 4πε0 होती है। ये हमारे पास बन गया। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे कॉमन लेने के बाद। ये देखें E1 E2 E3 इन सब को आप E पुट करें तो E पुट करेंगे E कॉमन निकल आएगा। कॉस जो है हमारे पास 0 डिग्री है वो भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल्टा A1 जमा डेल्टा A2 जमा डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब ये हमारे पास E की वैल्यू पुट कर दें तो E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। ये छोटे छोटे एरियाज सारे जमा किए गए तो तमाम पैचेस को जमा करोगे तो पूरे फुटबॉल का एरिया बन जाएगा। तो स्फेरिकल शेप के अंदर जो हमारे पास सरफेस का एरिया होता है वो बराबर हुआ करता है 4πR स्क्वायर के। 4π कटा 4π से R का स्क्वायर कटा R के स्क्वायर से, तो यहाँ से फार्मूला आ गया Q/ε0। तो लें ये हमारे पास किसी क्लोज सरफेस के अंदर से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। ये चार्ज कहाँ पे है? ये चार्ज होता है सरफेस के अंदर पड़ा हुआ चार्ज, और ये किसको बताता है? ये बताता है नेचर ऑफ मीडियम को। कौन सा मीडियम? जो इस चार्ज के इर्द गिर्द यहाँ पर होगा। यहाँ पे खाली जगह थी तो वो हमने खाली जगह के लिए ε0 पुट कर दिया। अब दूसरी बात कि अगर मैं इस क्लोज सरफेस को लेता हूँ और इसके अंदर से फ्लक्स बाहर आ रहा है इस तरह से, हमें कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लक्स बाहर निकल रहा है। मैं यहाँ पर डब्बा बना देता हूँ, इसमें से कितना आ रहा है? तो 8 ही बाहर निकल रहा है। मैं एक इर्रेगुलर से शेप बनाता हूँ, उसमें से कितना बाहर आ रहा है? उसमें से भी 8 ही लाइनें बाहर आ रही हैं। यानी कि हमने यहाँ से ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जो अंदर पड़ा हुआ चार्ज होता है, और उस चार्ज के सराउंडिंग में जो मीडियम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये हमारा आज का टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है। ठीक है, इसी के बाद में हम गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।